जो मुद्दा हम पहले दिन से उठा रहे हैं वो ये है, और आप सब लोगों को भी बड़ी हैरानी इस बात को लेकर हो रही होगी कि जी न्यूज ने खबर तो जम्मू कश्मीर के जमीन जिहाद पर की थी, और ये खबर हमने जम्मू से की थी, रिपोर्टिंग जम्मू से हुई थी। लेकिन ये बात केरल के कुछ लोगों को बुरी कैसे लगी? जिहाद के खिलाफ बोलने पर मेरे खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज क्यों हुई? क्योंकि खबर तो जम्मू से आई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि जो जम्मू के लोग हैं उन्होंने अलग अलग जरियों से हमारे पास संदेश भेजे हैं और कहा है कि पूरा जम्मू इस समय जी न्यूज देख रहा है, हमारे साथ है। इसलिए हम जम्मू के लोगों का खास तौर पर धन्यवाद कहना चाहते हैं। जम्मू के लोग खुश हैं क्योंकि हमें बड़ी संख्या में पहले जम्मू के लोगों से ये फीडबैक मिलता था कि हमारे यहां जमीन जिहाद हो रहा है और कोई मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हम वहां गए और हमने इसमें सच्चाई पाई और फिर हमने ये जमीन जिहाद की खबर आपको दिखाने की हिम्मत की, और वही हिम्मत का नतीजा है कि केरल में जाकर यह एफआईआर हो गई। असल में आपको इसका कनेक्शन इस बात से समझना होगा कि कश्मीर में भी जिहादी हैं और केरल में भी जिहादी है। यह जिहाद का वैचारिक गठबंधन है जिसमें एक को कही गई बात दूसरे को बुरी लग जाती है। और केरल में तो जिहादियों का गठबंधन है, वहां अर्बन नक्सल्स का भी गठबंधन है और आतंकवादियों का भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि कश्मीर जिहाद की पुरानी प्रयोगशाला है, वो पुराने एक्सपर्ट हैं इसमें, जबकि केरल जिहाद की नई प्रयोगशाला और आतंकवादी संगठनों के लिए नया लॉन्च पैड बना है। हालत यह है कि जिहाद के मामले में केरल कश्मीर से भी अब आगे निकलता जा रहा है। केरल के जिहादी तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। कश्मीर में तो सिर्फ पाकिस्तान से ही यहां आ रहे हैं, या यहां के आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेन होकर जाते हैं, लेकिन केरल के तो वाकई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हो गए हैं। केरल से गए आतंकवादियों का नाम सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक आता रहा है। केरल को ऐसी जिहादी सोच ने कैसे जकड़ लिया, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप चाहें तो। हमारे देश के मीडिया ने अभी तक आपको यह बताने की हिम्मत भी नहीं की होगी। हमारा यहां यह ध्यान रखना होगा, हमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि केरल में हमेशा दो ही विचारधाराओं का सत्ता पर कब्जा रहा है। एक विचारधारा वामपंथियों की है और दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है, जैसे उन दलों का समर्थन मिलता है जिन दलों को कट्टरपंथी इस्लामिक सोच वाले लोग चलाते हैं। यह गठबंधन है और यही दोनों विचारधाराएं पहले एक दूसरे का खून बहाते थे, लेकिन जब से केरल में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है तब से इन दोनों विचारधाराओं का एक ही दुश्मन बन गया है, और दोनों ही विचारधाराएं और उनसे जुड़े लोग जिहादियों के तुष्टीकरण में जुट गए हैं। इसलिए जब भी जिहाद के बारे में कोई कुछ कहता है ये लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। इन लोगों ने अपने कट्टर विचारों से केरल को एक ऐसा राज्य बना दिया है जहां किसी दूसरी सोच की कोई जगह ही नहीं बची। केरल की राजनीतिक हत्याएं इसी का नतीजा है। पिछले वर्ष गृह मंत्री अमित शाह ने यह बताया था कि केरल में पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी और आरएसएस के 120 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अभी केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। 2016 से सत्ता में आने के बाद एलडीएफ के राज में राजनीतिक हत्याओं का नया दौर शुरू हुआ। एलडीएफ से पहले केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी। उनके 5 साल के कार्यकाल में 36 राजनीतिक हत्याएं हुई, और अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब मीडिया की हत्याएं भी होने लगेंगी। अब आप सोचिए, जिस राज्य में विचारधारा की वजह से इस तरह से खुलेआम राजनीतिक हत्याएं होती हैं, वहां पर पत्रकारों के लिए जाना कितना खतरनाक होगा। इसलिए इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर केरल में राजनीतिक हत्याओं के बाद अब पत्रकारों की भी ऐसे ही हत्याएं होने लगेगी। आज आपको कुछ सबूत हम देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ा बुरा लगेगा, चुभेगा, लेकिन यह सच है। आपको पिछले वर्ष अप्रैल में श्रीलंका में हुआ आतंकवादी हमला याद होगा, सीरियल ब्लास्ट हुए थे। यह हाल के वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इसमें करीब 250 लोग मारे गए थे और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस आतंकवादी हमले का केरल से भी एक कनेक्शन था। जिन 9 आत्मघाती हमलावरों ने 3 चर्च और 3 बड़े होटल्स में सीरियल ब्लास्ट किए थे, उनमें से कुछ आतंकवादी हमले से पहले ट्रेनिंग के लिए भारत में कश्मीर और केरल भी गए थे, और यह बात श्रीलंका के सेना प्रमुख ने कही थी ऑन रिकॉर्ड। भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भी इसकी जांच की थी, और एनआईए ने केरल के पल्लकड़ और कसारगोड से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जो किसी न किसी तरीके से उस
जहरान हाशिम के संपर्क में थे, जो श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। इसी तरह अभी 25 मार्च को अफगानिस्तान के काबुल में एक गुरुद्वारे पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में भी एक ऐसे आतंकवादी का नाम आया जो केरल का रहने वाला था। 25 मार्च को काबुल के गुरुद्वारे पर 3 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 25 सिख मारे गए थे। इन तीनों आतंकवादियों को अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। ये आतंकवादी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी नाम के आतंकी संगठन के आतंकवादी थे, जो आईएसआईएस का ही एक दूसरा ग्रुप है, जिसने अफगानिस्तान को अपना अड्डा बना लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी की पहचान केरल के रहने वाले मोहसिन के तौर पर हुई थी, जिसे आईएसकेपी में अबू खालिद अल हिंदी के नाम से जाना जाता था। 29 वर्ष का मोहसिन केरल के कसारगोड का रहने वाला था और इसके बारे में बताया गया कि यह 2 वर्ष पहले केरल से यूएई गया था। अब यह जांच की जा रही है कि यह यूएई से कैसे अफगानिस्तान पहुंचा और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गया। लेकिन इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि केरल का एक युवक आईएसआईएस का आतंकवादी बनकर अफगानिस्तान में हमले कर रहा था, और यह नई बात नहीं है। आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों को आतंकवादियों की भर्ती के लिए आसानी से केरल के जिहादी पहले भी मिलते रहे हैं। जिहादी विचारों के प्रचार प्रसार की वजह से आईएसआईएस में भर्ती के लिए केरल एक हॉट स्पॉट रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में केरल से करीब 100 से 120 युवक आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। इनमें से कई लोग अरब देशों में रहते थे, नौकरी करते थे, लेकिन सब छोड़कर सीरिया या अफगानिस्तान चले गए क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। कई लोग केरल से भर्ती करके अरब देशों के रास्ते सीरिया या अफगानिस्तान लाए गए। 2014 में पहली बार इसका पता चला था, जब आईएसआईएस में शामिल होने वाले 17 भारतीयों के बारे में पता चला, और इनमें ज्यादातर केरल के ही थे। 2016 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह भी पता चला कि केरल से ही करीब 26 लोग आईएसआईएस के आतंकवादी बनने के लिए गए हैं। इनमें युवा भी थे, महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। यहां तक कि 2018 में भी जब इराक और सीरिया में आईएसआईएस के पैर उखड़ चुके थे, तब भी केरल से कम 10 जिहादी इन देशों में गए थे। यानी केरल के ये लोग जिहाद के नशे में डूब चुके हैं, और ये सारे लोग ऑन रिकॉर्ड अपने आप को जिहादी ही कहते हैं। ये आतंकवादी तो हम लोग कहते हैं इनको, ये अपने आप को जिहादी कहते हैं। और ये लोग मासूम लोगों का खून बहाते हैं जब तो कहते हैं कि ये जिहाद है। जो हमारी विचारधारा में विश्वास नहीं करता, हम उसे मार डालेंगे, इसी को असली जिहाद बताते हैं। जो लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए थे, उनमें से ज्यादातर लोग पिछले कुछ वर्षों में सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक मारे भी गए हैं, लेकिन जिहाद का नशा दूर नहीं हुआ। और इन मारे गए आतंकवादियों में काबुल के गुरुद्वारे पर हमला करने वाले मोहसिन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। पिछले वर्ष जुलाई में भी मोहसिन नाम का ही एक और आतंकवादी अफगानिस्तान में ही एक ड्रोन हमले में मारा गया था। ड्रोन हमले में मारे गए इस आतंकवादी का परिवार केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है। ये जो आतंकवादी था, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और 2017 में दुबई गया था, जहां से वो अफगानिस्तान चला गया। अब तक की जांच में यह पता चला कि केरल में 3 जिहादी मॉड्यूल हैं, जिनके नाम है कसारगोड मॉड्यूल, कन्नूर मॉड्यूल और उमर अल हिंदी मॉड्यूल। केरल के अलग अलग इलाकों के जिहादियों का अलग अलग मिशन होता है। कसारगोड मॉड्यूल के जिहादी अपने परिवार के साथ यहां से अफगानिस्तान चले जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे उन्हें काफिरों की जमीन पर ना रहना पड़े। काफिर का मतलब होता है गैर मुस्लिम। वो भारत को काफिरों की जमीन मानते हैं तब तक जब तक कि पूरे भारत पर उनका कब्जा ना हो जाए। दूसरा जिहादी मॉड्यूल है कन्नूर मॉड्यूल। इसके जिहादी व्यक्तिगत तौर पर केरल से सीरिया या इराक आईएसआईएस के लिए लड़ने जाते हैं, या फिर वो इस तरह की कोशिश करते हैं। और तीसरा मॉड्यूल है उमर अल हिंदी। ये कन्नूर के ही आसपास के जिहादी हैं जो भारत में आतंकवादी हमले करने की सोच रखते हैं और केरल में आईएसआईएस का राज कायम करने के सपने देखते हैं।